integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो, आज हम लोग बात करेंगे अर्थ प्रेशर थ्योरीज की। हम लोगों ने शेयर स्ट्रेंथ तक कंप्लीट कर लिया था। शेयर स्ट्रेंथ और अर्थ प्रेशर के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग साथ में करेंगे। अब ये अर्थ प्रेशर होता क्या, देखो बेसिक चीज़ है कि हमारे जो प्रेशर्स लगते हैं जनरली तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक तो होता है जियोस्टैटिक स्ट्रेसेस, एक होता है जियोस्टैटिक स्ट्रेसेस। अब ये जियोस्टैटिक स्ट्रेसेस होता है एक होता है अपना वर्टिकल स्ट्रेसेस और एक होता है अपना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। ठीक है, एक होता है अपना क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब जियोस्टैटिक स्ट्रेसेस किसकी वजह से होते हैं? सेल्फ वेट ऑफ सॉइल की वजह से। किसकी वजह से? सेल्फ वेट ऑफ सॉइल की वजह से जो स्ट्रेसेस लगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोस्टैटिक स्ट्रेसेस। और वर्टिकल स्ट्रेसेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रेसेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेसेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्ट्रेसेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। और ये जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो हम लोग कौन सा स्टडी करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ प्रेशर। अब देखो, वर्टिकल स्ट्रेस और जियोस्टैटिक स्ट्रेस हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस में। किस में? इफेक्टिव स्ट्रेस में, यानी कि सिग्मा डैश हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये हम लोग पढ़ेंगे किस में? अर्थ प्रेशर में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। देखो क्या होता है कि जब भी कभी देखो, जैसे मान लो ये कोई हम लोगों को मान लो हिली एरियाज में मान लो कोई रोड बनानी है और वो स्लोप ऐसा है, मिट्टी है, एक स्लोप ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक बिल्कुल ऐसा होगा। तो देखो ये सब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहे हैं। तो हमें जरूरी थोड़ी कि तीनों स्लोप स्टेबल हो। मान लो तीनों ही अनस्टेबल है और रोड जो बन रही है वो यहाँ बन रही है ना, रोड जो बन रही है यहाँ बन रही है। तो अब क्या होगा? अब ये क्या होगा? जब रोड बनानी होगी तो ये क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी। अगर मिट्टी रोड पर आती रहेगी तो अपना रोड के ऊपर मिट्टी चलेगी तो गाड़ियां कहाँ चलेगी? ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है, करना होता है, इन स्लोप्स को क्या करना होता है? स्टेबल करना होता है। इन स्लोप्स को स्टेबल करना होता है। इस स्लोप को स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रिटेनिंग वॉल बना दी। मान लो हमने ऐसे रिटेनिंग वॉल बना दी। तो रिटेनिंग वॉल का काम क्या होता है? नाम ही देखो, रिटेनिंग वॉल। तो ये क्या करती है? रिटेन करती है कि इसको पीछे जो भी इसके पीछे यहाँ पर जितना भी मिट्टी वगैरह है, इस सारी मिट्टी को ये क्या करती है? रिटेन करती है। इस मिट्टी का भार को सहन करती है, रोक के रखती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल। तो हम लोग देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल पे जो स्ट्रेसेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उन सब की स्टडी करेंगे इस अर्थ प्रेशर थ्योरीज में। किसने थ्योरी दी, कैसे कैसे थ्योरी थी, उनके एजम्पशंस क्या थे, उनका इंटरप्रिटेशंस क्या था, यानी कि रिजल्ट्स क्या हैं, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जब भी हम लोग ऐसे अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, रिटेनिंग वॉल यानी कि जो वॉल ऐसी जो वो सॉइल के प्रेशर को रोक के रखे या सॉइल को रोक के रखे अपनी ही जगह पर। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस लगते हैं उनको हम लोग बोलेंगे अर्थ प्रेशर थ्योरीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अनस्टेबल स्लोप्स होते हैं तो हम लोग कोई ना कोई रिटेनिंग वॉल हमेशा बनाते हैं। अब ये देखो, अब मान लो रिटेनिंग, ये कोई मान लो रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। अब ये रिटेनिंग वॉल है, तो रिटेनिंग वॉल को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ और ये अपना ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस तक हमने मतलब सॉइल का लेवल है और यहाँ पर हमारा कुछ ये दो अलग अलग लेवल पे। देखो, तो रिटेनिंग वॉल कब बनेगी? जब भी सॉइल को हमें दो अलग अलग लेवल पे, सॉइल या कोई भी अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ है जैसे रॉक्स वगैरह, तो उनको हमें स्टेबल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रिटेनिंग वॉल बनाएंगे। और जब भी रिटेनिंग वॉल बनाएंगे तो दोनों तरफ, एक तो बैक होगा एक फ्रंट होगा, दोनों तरफ क्या होगा कि जो सॉइल का लेवल होगा या ग्राउंड का जो लेवल होगा वो क्या होगा? अलग अलग हाइट पे होगा। इधर देखो ऊपर है और इधर क्या है? नीचे है। तो इनको स्टेबल करना, अब इतनी सॉइल है, अब ये सॉइल देखो लगभग 90 डिग्री है और 90 डिग्री तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता नहीं है। हमने देखा था शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में कि जो फाई होगा इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता। क्या देखा था हमने? σ1 = σ3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर क्या था? 45 + 5/2। या फिर हमने देखा था टाउ = c + σ tan phi, c + σ tan phi, यानी कि जो शियर स्ट्रेंथ है डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है? फाई पे। तो जैसे जैसे फाई बढ़ता जाएगा तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन फाई की भी एक लिमिट होती है। इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जनरली 30-35 डिग्री या 40 डिग्री तक होता है। फाई इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं, यानी कि ये स्लोप तो 90 डिग्री, ये स्लोप स्टेबल होगा नहीं। तो इसको स्टेबल कराने के लिए हम लोगों ने एक रिटेनिंग वॉल बनाई। तो अब रिटेनिंग वॉल के पीछे जितनी भी मिट्टी है, इस मिट्टी की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? और प्रेशर लगेगा इस रिटेनिंग वॉल पे और इस पे जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे उनको हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो,
ये जो है इसको पीछे, जो रिटर्निंग वॉल के पीछे की तरफ जो सॉइल होती है उनको हम लोग बोलते हैं बैकफिल। क्या बोलते हैं? बैकफिल। ठीक है, इसको बोलते हैं बैकफिल। और ये जो है, अगर मान लो मिट्टी रिटेनिंग वॉल के लेवल से कुछ ऊपर है, ये तो क्या है, बराबर है। अगर ऊपर है, ऊपर तक है तो कुछ ऐसा स्लोप पे होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरचार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर लेवल से ऊपर होगी तो बोलेंगे सरचार्ज, और अगर वो कुछ एंगल बनाएगा तो उसको बोलेंगे सरचार्ज एंगल। ठीक है, बस अभी तो इतना ही ध्यान रखना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, उनके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बैकफिल किसको बोलते हैं, सरचार्ज किसको बोलते हैं, और सरचार्ज एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखो, इनको रफ कर देते हैं। ठीक है, रिटर्निंग वॉल का काम क्या है कि सॉइल के दो अलग अलग लेवल को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो अर्थ प्रेशर है, अर्थ प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा? अर्थ प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा? तो एक तो करेगा इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर जो बैकफिल की प्रॉपर्टीज है उसको। तो पहला देख सकते हैं मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल। मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल, इसका क्या मतलब? अब ये जो वॉल है, वॉल के मान लो प्रेशर आएगा तो वॉल कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी कि नहीं करेगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा। और अगर मूवमेंट करेगा तो अवे करेगा कि टूवर्ड्स करेगा, मतलब मिट्टी की तरफ वॉल का मूवमेंट होगा कि मिट्टी से अवे, तो उस पर डिपेंड करता है। मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल पे डिपेंड करता है अर्थ प्रेशर। अभी हम लोग आगे ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। सेकेंड क्या है कि बैकफिल की प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बैकफिल, यानी कि जो सॉइल है जो पीछे भरी हुई है उस सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि सॉइल कैसी है, सैंडी है, क्ले है, सिल्ट है, ग्रेवल है, उनका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यानी कि बेसिकली बात होगी शियर स्ट्रेंथ क्या है उस सॉइल की। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल का मतलब है कि वॉल मूवमेंट तो कर रही है लेकिन कहीं टूट तो नहीं रही, मूवमेंट करते करते टूट गई हो, ऐसा तो कहीं नहीं है, तो उस पर डिपेंड होगा। और एक करेगा अपने ड्रेनेज प्रोवाइडेड पर, ड्रेनेज कैसा उसका। अब देखो, आप लोगों ने कोई अंडर ब्रिज वगैरह देखा होगा, अंडर ब्रिज के साथ आपने देखा होगा कि उसमें कुछ पाइप्स लगे होते हैं। जैसे मान लो ये कोई अंडर ब्रिज है, ऐसे यहाँ से जब जा रही है तो ये जो स्लोप होगा एक्चुअली इसका उल्टा होगा, ऐसे है ना, ऐसे होगा। मान लो ये अंडर ब्रिज है, ये नीचे मिटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा ऐसे पाइप्स होते हैं, इसके अंदर पाइप्स कुछ होल्स दिखाई देते हैं। तो होल्स हम लोग किस लिए प्रोवाइड कराते हैं? ताकि ड्रेनेज प्रोवाइड हो जाए, ड्रेनेज पानी पास होता रहे उसमें से, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब ड्रेनेज का भी इफेक्ट होगा, कैसा इफेक्ट होगा, क्यों? आप देखो, एक चीज आपको बताता हूं मैं, हम लोगों ने, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि जब भी पानी की वजह से कोई ना कोई दिक्कत, हमने इफेक्टिव स्ट्रेस में देखा कि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो इसमें भी अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्रेशर कैसे लगेगा भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी, सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो स्ट्रेसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या फिर बढ़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर। 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के अर्थ प्रेशर होते हैं। पहला, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो वॉल है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, वॉल का मूवमेंट नहीं हो रहा। मान लो ये कोई रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, ये कोई ऐसी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल्स है और ये ऊपर कोई स्लैब बना रखा कॉमन, ये दोनों क्या है, रिटेनिंग वॉल आपस में जोड़ रखी है, यानी कि कोई अंडर ब्रिज हो गया, या फिर कैसा हो गया कि बेसमेंट हो गया, आपका जो घर का बेसमेंट वगैरह होता है उसमें ऐसा ही होता है। ये रूम हो गया तो ये साइड में दीवार हो गई और दीवार के पीछे मिट्टी लगी होती है, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है, और जो दीवारें हैं आपस में किसी स्लैब से कनेक्टेड। जब भी ऐसा होगा, अब क्या होगा कि इन वॉल्स का दोनों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब भी कोई वॉल का, रिटेनिंग वॉल का अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो एट रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि कहीं हिल डुल नहीं पाएगा। तो इस टाइम में जो प्रेशर लगता है उनको हम लोग बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। और इसमें जो सॉइल होगी, ये जो वॉल होगी, वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस में? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है,
इनकी अपन लिख सकते हैं नो मूवमेंट ऑफ वॉल, नो मूवमेंट ऑफ वॉल, वॉल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, एट रेस्ट होगी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? अब यही अगर ये कोई रिटेनिंग वॉल है, ये पीछे ऐसे मिट्टी है, चलो इसको क्या अपन सीधा बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। अब ये कोई मिट्टी है पीछे, अब अगर इस वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम अर्थ है तो ये तो हो गया अपना बैकफिल, ये क्या है? बैकफिल है। अब ये जो है वॉल का मूवमेंट मान लो इधर की तरफ है, इधर अवे जा रही है, देखो वॉल क्या हो रही है? अवे मुड़ रही है अवे की तरफ, ये इधर बैकफिल है, बैकफिल से किधर जा रही है? ये वॉल इधर जा रही है, यानी कि अब ऐसा क्यों होगा? तो ये क्या होगा, सॉइल जो होगी यहां से वो क्या होगी, इस तरफ मूवमेंट आएगी, तो सॉइल की वजह से प्रेशर किस पाएगा? वॉल पे, और वॉल कहां जा रही है? दूर जा रही है। अब वॉल जैसे ही दूर जाएगी तो उस सॉइल को यहां पर जगह क्या हो जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी, तो सॉइल क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, उसका जो प्रेशर होगा रिलीज हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अर्थ प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैसे कैसे हुआ? देखो ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अवे, वॉल का, और हमेशा मैं जब भी अर्थ प्रेशर की स्टडी करूंगा, कोई भी मूवमेंट की बात करूंगा, तो मैं हमेशा मूवमेंट किसका लूंगा? वॉल का। किसका मूवमेंट लेंगे हम लोग? वॉल का मूवमेंट लेंगे। अब देखो वॉल कहां जा रही है? अवे जा रही है, पहले एक्चुअली यहां थी, फिर धीमे धीमे ऐसे हो गई, तो ये क्या जा रही है? अवे। तो अर्थ प्रेशर क्या होगा? क्या हो गई? सॉइल नीचे आ गई, सॉइल को ज्यादा जगह मिल गई, पहले क्या थी? कॉम्पैक्ट थी, अब सॉइल क्या हो गई? लूज हो गई, तो अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अर्थ प्रेशर को मैं लिख रहा हूं ईपी डिक्रीजेस, अर्थ प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल का मूवमेंट अवे होएगा तब तब क्या होएगा? अर्थ प्रेशर डिक्रीज होगा, और अपने इस टाइम में सॉइल किस में होगी? एक्टिव स्टेट में, यानी कि अवे कह सकते हैं, अवे मूवमेंट ऑफ वॉल, ठीक है। एक और चीज देखो, इस टाइम एट रेस्ट में तो क्या था? इलास्टिक इक्विलिब्रियम में, यहां होगा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। यहां कैसा होगा? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, यानी कि एक बार ये दीवार अवे हो गई, वापस अपनी कंडीशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वॉल क्या रहेगी? अवे रहेगी, मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल रहेगा, ठीक है। वॉल क्या जा रही है? अवे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अर्थ प्रेशर को हम लोग लेटरल भी बोलते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर को हम लोग लेटरल अर्थ प्रेशर भी बोलते हैं। तो यानी कि लेटरल का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। कोई अब इफेक्टिव स्ट्रेस ऐसे लग रहा है और इसके कोई परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ प्रेशर, यानी कि लेटरल प्रेशर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे लेटरल लिखा हो तो भी आप कंफ्यूज मत होना। बस ए फॉर अवे, वॉल का मूवमेंट हो रहा है अवे, तो पीछे वाली जो सॉइल है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, उस पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। सेकेंड, थर्ड देखो, पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव में क्या होगा? अब देखो अपन ने एक देख लिया कि एक में मूवमेंट हुआ नहीं, दूसरे में मूवमेंट हुआ, अवे हुआ। इस बार अगर वॉल का मूवमेंट बैकफिल की तरफ है, इस बार अगर वॉल का मूवमेंट बैकफिल की तरफ है, अब इधर ही बैकफिल थी, इधर ही बैकफिल थी, और वॉल का मूवमेंट भी इधर ही हुआ, तो अब ये वाली जो पीछे वाली सॉइल होगी, मैं दीवार को भी इधर ही धक्का दे रहा हूं, तो दीवार जैसे जैसे इधर जाएगी सॉइल भी तो वापस प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर क्या होगा? धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। मेरे को एक बात बताओ कि अगर दीवार के पीछे कुछ न कुछ भरा हुआ है तो इस दीवार पे मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा कि कम? मेरे को ज्यादा लगाना पड़ेगा इस दीवार को खिसकाने के लिए। और इसमें क्या हो रहा था? इधर कुछ नहीं था, खाली था, दीवार अवे आई, अब जा रही दीवार टूवर्ड्स, तो अर्थ प्रेशर क्या होगा? अर्थ प्रेशर इंक्रीजेस। और वॉल का मूवमेंट कैसा हो रहा है? वॉल मूवमेंट कैसा है? टूवर्ड्स। मूवमेंट कैसा है? टूवर्ड्स बैकफिल। तो जब भी टूवर्ड्स जाए, टूवर्ड्स बैकफिल। अब कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो यहां पे याद कैसे रखना है आपको? ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अवे, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अवे, और यहां पर पी फॉर पैसिव और पी फॉर पीछे जा रही है, वॉल क्या जा रही है? पीछे की तरफ। या फिर इसको ए फॉर अवे, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर आगे देख लो, ये पी फॉर पीछे, पी फॉर पैसिव। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसमें भी क्या होगी? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होगी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां से पता लगी होगी, इसमें जो था आपका अर्थ प्रेशर क्या रह रहा था? कांस्टेंट रह रहा था। इसमें अर्थ प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, इसमें अर्थ प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब एक्टिव वाला सबसे कम हो गया, फिर एट रेस्ट आ गया, तो सबसे कम एक्टिव अर्थ प्रेशर, लेस देन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे ज्यादा पैसिव अर्थ प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि
अर्थ प्रेशर सबसे कम किस में होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर सबसे कम होता है, उसके बाद कौन सा होता है एट रेस्ट, और उसके बाद कौन सा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अगर मेरे को इसको बनाना हो, डायग्राम बनाना हो या कर्व बनाना हो वेरिएशन ऑफ अर्थ प्रेशर का, तो वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, ये जा रहा है मूवमेंट, ये कहाँ रहा, क्योंकि देखो अर्थ प्रेशर किसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मूवमेंट की वजह से। तो मूवमेंट तो आ जाएगा अपने एक्स एक्सिस पे, अर्थ प्रेशर आ जाएगा अपने वाई एक्सिस पे। तो एक्टिव में कहाँ आ रहा था, यहाँ कहीं आ रहा था, फिर एक्टिव के बाद फिर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे मान लो आ गया आपका एट रेस्ट, और फिर धीमे धीमे बढ़ता बढ़ता ये लगातार यहाँ पे भी बढ़ रहा है मतलब, और फिर आ गया अपना, तो ये तो हो गया आपका पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इसको मैं बोल रहा हूँ अर्थ प्रेशर इन पैसिव स्टेट, ये हो गया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और ये हो गया आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्टिव। तो सबसे कम क्या हो गया, और वो मूवमेंट हो गया टूवर्ड्स, इसको लिख सकते हैं इधर टूवर्ड्स वॉल, और इधर हो गया अवे फ्रॉम वॉल। तो ये आपको ध्यान, और यहाँ पर क्या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो जब मूवमेंट नहीं होगा तो एट रेस्ट होएगा, जब अवे होएगा तो एक्टिव, और जब टूवर्ड्स होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, ये वाला मिनिमम हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया मैक्सिमम अर्थ प्रेशर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आगे देखते हैं अपन, अब इसमें क्या है कि मैं बात कर लेता हूँ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की ही स्टडी कर लेते हैं अपन, इसको रफ कर देते हैं। देखो बेटा कोरोना चल रहा है, घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहो, बाहर घूमो मत, रोजाना 60-65 हज़ार केस आ रहे हैं, और घर में बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बस रेगुलर स्टडी करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं बात करता हूँ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब एट रेस्ट का मतलब एक तो बात अपने को पता चल गई कि मूवमेंट तो नहीं होगा, वॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करा, ऐसा कोई वॉल बनाई, ठीक है, ये मेरा इधर क्या है बैकफिल, ये हो गया मेरा बैकफिल, ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी होगा तो इसके अंदर मैं अगर मान लो कोई एक स्ट्रेस ब्लॉक, एक कोई पार्टिकल लूँ, सॉइल का कोई पार्टिकल, तो इसमें यह तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, इनको मैं नाम दे सकता हूँ सिग्मा वी, और एक मतलब वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वी, और हॉरिजॉन्टल लग रहा है सिग्मा एच, ठीक है, सिग्मा वी और सिग्मा एच। अब देखो वर्टिकल तो मेरे को पता है कितना लग रहा है, वो मैं कैसे निकाल लूंगा, सिग्मा वी किसके बराबर हो जाएगा, अगर मेरे को किसी जेड डेप्थ पे निकालना है, मान लो ये जेड डेप्थ है, यहाँ निकालना है, तो सिग्मा वी यहाँ पर कितना हो जाएगा गामा जेड के बराबर। ये हम लोगों ने इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया, यूनिट वेट इनटू डेप्थ। लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना होगा ये मेरे को नहीं पता, तो मेरे को एक चीज अब यहाँ से पता चलती है कि मैं अगर रेशियो लूंगा सिग्मा एच अपॉन में सिग्मा वी लूंगा, तो वो आएगा मेरा अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट एट रेस्ट, यानी कि अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू सिग्मा वी इनटू कोई एक कोफिशिएंट आएगा के। क्या आएगा मेरा कि भाई या तो कम लगेगा या तो सिग्मा वी से कम लगेगा या इससे ज़्यादा लग सकता है। हमने अभी देखा था कि एट रेस्ट पे क्या था कि अर्थ प्रेशर सबसे मतलब मीडियम में था, जैसे जैसे वॉल का मूवमेंट अवे हो रहा था तो अर्थ प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे अवे जा रहा था तो अर्थ प्रेशर क्या हो रहा था, मतलब टूवर्ड्स जा रहे थे तो अर्थ प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब वो कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ हम लोग कैसे पता लगे, तो हमने क्या करा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, और कांस्टेंट या कह सकते हैं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दिया। ये कोफिशिएंट क्या है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट्स बोलते हैं इसको के को, ठीक है। तो सिग्मा एच अपॉन में सिग्मा वी क्या हो जाएगा के, ठीक है। अगर मैं एट रेस्ट की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा कोफिशिएंट को क्या बोलूंगा, के नॉट से। कैसा आया मेरा के नॉट, तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इक्वल टू के नॉट। सिग्मा वी मेरे को पता है कितना है, सिग्मा वी कितना है भाई, सिग्मा वी इज इक्वल टू गामा जेड के बराबर है, गामा जेड। तो हॉरिजॉन्टल निकालना हो जाएगा तो सिग्मा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, के नॉट इंटू सिग्मा जेड। तो ये हो गया एट रेस्ट कंडीशन में मेरा अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब एक बात देखो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रेसेस लग रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेन जो आ रहा है, डिफॉर्मेशन जो आ रहा है वो क्या है, जीरो। तो टोटल स्ट्रेन जो है मेरा, टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो। क्यों, एज देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा तो स्ट्रेन तो जीरो। अब स्ट्रेन जीरो है, ठीक है, स्ट्रेन जीरो है तो तीन डायरेक्शन होते हैं, देखो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, वही एक्स वाई और जेड, तो तीन डायरेक्शन हो गए। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक वर्टिकल डायरेक्शन। स्ट्रेन एप्सिलॉन एच
एक डायरेक्शन में, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लो x डायरेक्शन लियो, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन v मतलब y नाम दे देते हैं, प्लस एप्सिलॉन z इक्वल टू 0, यानी कि टोटल स्ट्रेन मेरा तीनों डायरेक्शन में 0 है। तो अगर मैं x डायरेक्शन को मैं h मान रहा हूँ, जो कंसिडर कर रहा हूँ मैं x डायरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन में ई, सिग्मा अपॉन में ई, तो मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन x इज इक्वल टू, तो ठीक है, इसको सीधा इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन x की जगह लिख दूंगा मैं सिग्मा h अपॉन में ई माइनस, अब अगर मेरे को निकालना किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू सिग्मा h अपॉन में ई, क्योंकि देखो जब भी मेरे को निकालना हो दूसरे डायरेक्शन में, तो मैंने सोम में पढ़ा है मेरा क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक डायरेक्शन में जब मेरी चीजें कुछ आएगी तो दूसरे डायरेक्शन के लिए वो क्या हो जाएगी माइनस कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेसेस निकालने का तरीका था। और इधर क्या आ जाएगा माइनस म्यू सिग्मा वी अपॉन में ई, तो ये तीनों किसके बराबर है 0, माइनस साइन उसकी वजह से आता था, किसकी वजह से, डिक्रीज होने की वजह से। इसमें क्या होगा स्ट्रेन डिक्रीज होगा, एक में स्ट्रेन पॉजिटिव होगा तो दूसरे में स्ट्रेन क्या होगा नेगेटिव, यानी कि एक चीज बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको देखो, अपन एक कोई वायर को अगर खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन उसका डाया क्या होता है कम होता है, तो उसी प्रकार अगर अर्थ में मैं x डायरेक्शन की बात करूंगा तो y और z डायरेक्शन में क्या होगा डिक्रीज होगा और x में क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने सिग्मा h अपॉन में ई यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू और इक्वल्स टू म्यू सिग्मा v अपॉन में e, तो e से e तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा h अपॉन में सिग्मा v कितना आ गया, सिग्मा h अपॉन में सिग्मा v इक्वल्स टू म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू, तो ये किसके बराबर है, के नॉट के बराबर। अपन ने अभी देखा ये किसके बराबर है, के नॉट के बराबर। तो अगर आपको एग्जाम में कभी बहुत बार ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार आया हुआ है, तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट को पूछ लेते हैं कि वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो, तो होती है म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू, और म्यू यहाँ पर पॉइजन रेशियो किसका है, सॉइल का है, किसी और का नहीं, तो के नॉट इक्वल टू म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। आया कहाँ से ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं प्योर सैंड का, प्योर सैंड का अर्थ प्रेशर एट कोफिशिएंट कितना होगा, यानी कि मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन फाइव, कितना होता है 1 माइनस साइन फाइव। अब देखो जैसे जैसे मेरा फाई इंक्रीज होता है, यानी कि फाई क्या अपना वही इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि सॉइल के पार्टिकल क्या है पास पास मारे, यानी कि डेंसनेस इंक्रीज हो रही है, मेरी क्या हो रही है, डेंसनेस इंक्रीज हो रही है, डेंसनेस इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फाई बढ़ रहा है मतलब डेंसनेस इंक्रीज हो रही है। अब फाई बढ़ेगा तो साइन फाई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो के नॉट क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे मेरी सॉइल पास में आती जाएगी, डेंस होती जाएगी, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट डिक्रीज होता जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ कि वेरिएशन कैसे होगा अर्थ प्रेशर एट कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू फाई, तो के नॉट विल गोज ऑन डिक्रीज एज फाई इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेंसनेस, और जैसे डेंसनेस से अपने को पता है कि पार्टिकल पास आएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फेलियर होने के चांसेस कम रहेंगे, तो फेल कम होएगा तो सिंपल सी बात है अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट भी कम आएगा। ये तो हो गया। फिर ये तो किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड। अब देखो अगर मेरे को नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए भी यही वाला हो जाए, ये वाला फॉर्मूला हो ही गया। अब मेरे को अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए निकालना है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए के नॉट, तो के नॉट इक्वल्स टू, अब के नॉट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल ये आ जाएगा के नॉट फॉर NCS या NCC इंटू अंडर रूट ऑफ OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का। ये देखो अर्थ प्रेशर वाला है ना, जो SSC मेंस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन, हर बार अर्थ प्रेशर पे एक क्वेश्चन आता ही है। इस बार आया था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे, पिछली बार आया था एक्टिव अर्थ प्रेशर पे, उससे पिछली बार भी एक्टिव अर्थ प्रेशर पे आया था, तो ये क्वेश्चन फिक्स आता ही है SSC में। तो के नॉट इक्वल्स टू फॉर और कंसोलिडेटेड सॉइल के नॉट इंटू NCC अंडर रूट ऑफ OCR ऑल कंसोलिडेशन रेशियो का अंडर रूट में, ठीक है। अब अगर मुझे इनको ड्रॉ करना हो कि मतलब देखो भाई मैंने ये देखा था कि मेरा जैसे जैसे वर्टिकल स्ट्रेस क्या था, अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में बढ़ा, जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ती जा रही थी या डेप्थ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा था, गामा जेड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्यों, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है कि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा सिग्मा भी बढ़ता जाएगा, तो सिग्मा वी तो बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा जेड डेप्थ पे, सिग्मा एच को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, सिग्मा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नॉट इंटू सिग्मा वी, के नॉट इंटू सिग्मा वी, और सिग्मा वी कितना है, के नॉट गामा
जेड के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, के नॉट गामा जेड के बराबर। तो अगर मेरे को देखना है कि इस पूरे की वजह से, ये तो आ गया कि जेड हाइट पे, यानी कि ये जो जेड हाइट है इस पे इतना आ गया, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि ये टोटल अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है पर यूनिट लेंथ, टोटल अर्थ प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अर्थ प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या ले लूंगा, इस ट्रायंगल का पूरे का ले लूंगा मोमेंट, तो इसका पूरे का कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा मेरा हाफ बेस इंटू हाइट, तो टोटल पी नॉट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है के नॉट गामा जेड, और हाइट कितनी है जेड, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ के नॉट गामा जेड का स्क्वायर पी नॉट, टोटल पी नॉट, यानी कि टोटल अर्थ प्रेशर इसकी वजह से, इस सॉइल मास की वजह से कितना लगेगा, हाफ ऑफ के नॉट गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मेरे को अब कोई बोले कि ये जो प्रेशर लग रहा है किस हाइट पे लग रहा है, तो मेरे को क्या किस हाइट पे टोटल ये जो फोर्स है वो किस हाइट पे इफेक्टिव है, तो ये इफेक्टिव है अपने को पता है बॉटम से, जब भी सर्कल, जब भी ट्रायंगल का देखना हो तो ट्रायंगल का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, नीचे से z/3 हाइट पे, तो ये z/3 पे, तो ये पी नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि z बार हम लोग कह सकते हैं, z बार कितना हो गया अपना z/3, कितना हो गया z/3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितना लगेगा अर्थ प्रेशर फोर्स लगेगा, हाफ ऑफ के नॉट गामा जेड स्क्वायर, और कौन सी हाइट पे, z/3 पे बॉटम से, है ना, और टॉप से कितना हो जाएगा, ये तो हो गया फ्रॉम बॉटम, और टॉप से हो जाएगा 2z/3। ये अपन बेसिक चीजें हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, तो बस आपको ये ध्यान रखना। अब ये मैं बार बार गामा ही क्यों ले रहा हूँ, मैं गामा डैश भी ले सकता हूँ, गामा सैचुरेटेड भी ले सकता हूँ, गामा ड्राई भी ले सकता हूँ, मैं बल्क क्यों ले, मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ। मैं ये कौन सा है, ये कब ले रहा हूँ, जब सॉइल कैसी है अपनी जनरल कंडीशन में। अब अगर कोई बोल दे कि सर अगर बैकफिल इज सबमर्ज्ड, अगर बैकफिल क्या है, सबमर्ज्ड है, तो कैसा होगा, तो देख लेते हैं भाई। अगर मेरी बैकफिल इज सबमर्ज्ड है, बैकफिल इज सबमर्ज्ड है, ये तो ड्राई केस हो गया, यानी कि पानी नहीं है, सबमर्ज्ड। अब अगर बैकफिल सबमर्ज्ड होगी तो गामा डैश क्या हो जाएगा, मतलब गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा डैश, यानी कि ये जो सॉइल है इसमें ये सॉइल सबमर्ज्ड है, पानी यहाँ तक है। ठीक है, तो अब मेरे जो वर्टिकल स्ट्रेसेस किसकी वजह से हो जाएंगे, दो चीज़ों की वजह से, कि एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल हो गया, दूसरा क्या होगा, वाटर की वजह से। अब एक चीज मेरे को बताओ कि जो वाटर होता है, वाटर को मैं जिस कंटेनर में डालता हूँ उस कंटेनर का शेप ले लेता है, क्यों, क्योंकि उसमें शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाटर क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है। इसलिए तो हम लोग, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की शेयर स्ट्रेंथ जीरो होने की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो स्ट्रेस लगेगा वो बराबर लगेगा, उसके लिए कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। ये जो के नॉट आएगा, जो के नॉट हमने यहाँ देखा वो वाटर के केस में कितना होता है, 1 होता है। तो कोई पूछ ले अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर वाटर कितना होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल का जो कोएफिशिएंट आएगा वाटर के केस में वो आएगा 1। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता नहीं, तो फाई 0 होगा, तो 1 माइनस साइन फाई 0, तो फाई 0 होने से ये अपना क्या आ जाएगा 1। तो सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा वी, एज देयर इज नो शेयर स्ट्रेंथ इन वाटर, तो जितना वाटर का वर्टिकल स्ट्रेस लगेगा उतना के उतना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी लगेगा। तो 4 के वाटर के लिख लेते हैं, सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा वी फॉर वाटर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि दो कारणों से होता है, तो दोनों कारण कैसे हो गए, अगर मेरे को ड्रॉ करना हो तो अपन ने बनाया था इफेक्टिव स्ट्रेस में कि ऐसा कुछ बन रहा था, ये आ रहा था गामा डैश जेड और ये आ रहा था गामा डब्लू जेड, ये आ रहा था गामा डब्लू इंटू जेड। ठीक है, तो अब इनको मेरे को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, इनको मेरे को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैं मान लेता हूं कि सॉइल के सबमर्ज्ड वेट की वजह से जो अर्थ प्रेशर आ रहा है PA1 आ रहा है और इसकी वजह से PA2 आ रहा है। तो इसके लिए अब ये तो वर्टिकल है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वाली बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कोएफिशिएंट जोड़ दूंगा। कोएफिशिएंट कितना आ गया मेरे पास, के नॉट आ गया। अब इसके लिए अगर मेरे को कोई कोएफिशिएंट की बात करेगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं कोएफिशिएंट लूंगा भी तो भी 1 है, तो ये तो सेम रहेगा गामा डब्ल्यू जेड के बराबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो स्मॉल PA है, ये दोनों स्मॉल है, तो कैपिटल PA1 यानी कि इस पूरे की वजह से फोर्स कितना आएगा, ये तो था एट इस डेप्थ पे इतना है, लेकिन पूरे की बात करूंगा फोर्स की, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जेड इंटू के नॉट इंटू गामा डैश जेड। ठीक है, और तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ
के नॉट इंटू गामा डैश इंटू जेड का स्क्वायर। और अगर PA2 निकालना हो वाटर की वजह से, तो भाई ये भी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जेड इंटू, अब ये आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ के नॉट गामा डब्ल्यू, सॉरी के नॉट आएगा नहीं इसमें। तो बस यही ध्यान रखना है कि बार बार अपन क्या करते हैं, फटाफट के केस में ये गड़बड़ हो जाती है, जैसे यहाँ पर के नॉट लिख देते हैं, तो के नॉट नहीं आएगा, के नॉट सिर्फ और सिर्फ सॉइल के वेट के लिए आएगा, वाटर वाले के लिए बिल्कुल नहीं आएगा के नॉट, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। तो टोटल पीए क्या हो जाएगा, टोटल पीए इक्वल टू प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों की वजह से लग रहा है भाई, पानी की वजह से भी तो फोर्स लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि पीछे पानी है तो पानी कोई अर्थ प्रेशर नहीं लगेगा, पानी की वजह से भी अर्थ प्रेशर लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर तो दोनों की वजह से लगना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर दोनों की वजह से लगना है, तो दोनों को सम कर लेते हैं। अब हमको अगर पूछ ले लोकेशन कहाँ होगी इसकी, तो हमने देखा था कि Z/3 पे होगा बॉटम से, तो भाई इसकी भी Z/3, इसकी भी, दोनों क्योंकि ट्राइंगल है और दोनों की हाइट भी बराबर है, तो दोनों की Z/3, तो ओवरऑल भी लोकेशन क्या होगी, Z बार इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाई 2 हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 और Z2 दोनों कितना है, Z1 भी बराबर Z2 भी बराबर, दोनों कितना है Z/3 फ्रॉम बॉटम। पीछे लिखना जरूरी है बेटा, ये फ्रॉम बॉटम, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, बाद में अगर नहीं लिखोगे तो बाद में सोचोगे कहाँ से आया। वैसे आपको आई थिंक क्या आपको आता ही, इंजीनियरिंग कर रही है आपने, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह कैसे निकालते हैं। तो टोटल भी हो गया अपना, तो ये है पूरा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाला कंडीशन। अब मैं देखता हूं कि कुछ थ्योरी है मेरे पास, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी है, किसके लिए, अब ये सारा कहाँ से आया, रैंकाइन की वजह से आया, ठीक है। तो अब इसको रफ कर देते हैं अपन, अर्थ प्रेशर में एट रेस्ट वाले में इतना ही है। अब अपन देखते हैं रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी क्या है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आना ही आना है अर्थ प्रेशर में से, तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। और एसएससी मेंस का तो हर साल का फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आ ही रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बात करता हूँ अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ प्रेशर थ्योरी किसने दी थी, रैंकाइन ने, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। अब इसने थ्योरी, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ कि जब भी कोई थ्योरी आएगी तो थ्योरी के साथ उसके एजम्पशन आएंगे, क्योंकि कोई परफेक्ट तो है नहीं। तो एजम्पशन क्या है, उसके मन से मानी हुई चीजें कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो इसने ऐसा क्या हो, इसने क्या क्या माना, तो इसने सबसे पहले माना सॉइल इज होमोजीनियस, ठीक है भाई, होमोजीनियस अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं होमोजीनियस क्या होगा। फिर इसने बोला आइसोट्रॉपिक भी होगा, ठीक है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसने बोला सेमी इनफाइनाइट भी होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेमी इनफाइनाइट क्या होता है। फिर इसने बोला कि सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड कोहेशन लेस, सॉइल क्या होगी, ड्राई एंड कोहेशन लेस। यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दी थ्योरी, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, यानी कि ग्रेवल और सैंड के लिए, क्ले और सिल्ट के लिए बात नहीं करी, और क्ले का तो बात करना ही मत, इसने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दी, सैंड के लिए। तो अब आगे से मैं जब भी बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सैंड की। तो मैं अगर शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन भी लिखूंगा तो किसकी लिखूंगा, सैंड वाली। सैंड वाली क्या अपने शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या थी, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा थी, आपने पढ़ा था। तो 2c, अब c 0 है तो ये इक्वेशन पूरा 0 हो गया, तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो पहली बात तो इसका। अब बोलोगे सर आप अगर इसने तो खाली कोहेशन लेस के सॉइल के लिए दी, तो कोहेसिव के लिए भी किसी ने दी होगी, तो हाँ दी है, वो हम आगे देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें फिर उसको भी देख लेंगे उसने क्या बोला, ठीक है। दूसरा इसने बोला ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर, ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर। तो ग्राउंड सरफेस जो है कोई ना कोई प्लेन फॉलो कर रहा है, यानी कि वो क्या कहते हैं सर्कुलर वगैरह नहीं है, ग्राउंड सरफेस प्लेनर है, और जो कि हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड हो सकता है। अपन ने देखा कि सबमर्ज, अभी अपन ने देखा सरचार्ज जो है या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है, तो विच में भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड आप लिख सकते हैं, विच में भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। अभी अपन ने देख लिया था कि सरचार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। फिर इसने बोला कि जो वॉल है ना, रिटेनिंग वॉल खुद, इसका जो फेस है वो कैसा है, स्मूथ, सॉरी बैक जो है, जो जिधर इसके पीछे मिट्टी है वो क्या हो सकता, क्या है, फेस ऑफ वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, स्मूथ एंड वर्टिकल।
वर्टिकल का क्या मतलब है, ये जैसे इधर बैकफिल है मान लो, ये रिटेनिंग वॉल है, तो रिटेनिंग वॉल एकदम वर्टिकल होगी और ये जो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा, यानी कि सॉइल और वॉल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं माना इसने, सॉइल और वॉल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं माना। अदरवाइज तो क्या होगा, वॉल क्या होती है, रफ होती है, एक्चुअली में तो वॉल रफ होगी, लेकिन इसने क्या माना, स्मूथ। स्मूथ माना, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन, वॉल के जो पार्टिकल्स होंगे और जो सॉइल के पार्टिकल होंगे उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है भाई। फिर इसने बोला सॉइल इज इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, सॉइल इज इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, इसीलिए अपन ने एट रेस्ट पहले पढ़ा, इसके बाद नहीं पढ़ रहे। एट रेस्ट में अपन ने क्या बोला था, सॉइल किस में, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में, और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम किस में था, एक्टिव और पैसिव स्टेट में। तो इसमें अर्थ प्रेशर जो रैंकाइन ने थ्योरी दी वो हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए। ठीक है। और इसने बोला जो फेलियर सरफेस है वो भी प्लेनर है, फेलियर सरफेस इज क्या होगा, प्लेनर, फेलियर सरफेस इज प्लेनर, यानी कि अगर मान लो ये सॉइल अवे मूवमेंट, वॉल जो है अवे जा रही है, यानी कि सॉइल का मूवमेंट कैसे आता है, तो सॉइल का मूवमेंट इस तरह होगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, सर्कुलर नहीं बनेगा, एकदम प्लेनर बनेगा, है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन में फेल होगा, तो फेलियर सरफेस इज प्लेनर। ठीक है। तो ये इसके 5 एजम्पशन थे, पांचों एजम्पशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे, क्वेश्चन लेस पे। उसने किसके लिए दी, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए दी, क्ले सॉइल के लिए नहीं दी। ठीक है। बाकी जनरली इस पे आता है, इन पे तो नहीं आता, इस पे। ये पहले वाले जो 3 है जनरली, दूसरा भी इतना कोई खास नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है इसके। उस पूछ लेता है फेस, उसने वॉल का जो फेस था वो कैसा माना, उसने स्मूथ माना। ठीक है। और वर्टिकल माना, यानी कि इंक्लाइंड, ऐसा भी हो सकता है ना भाई, रिटर्निंग वॉल तो कैसी हो सकती है, हमारे पे डिपेंड करता है, बट एज पर रैंकाइन थ्योरी उसने बोला वर्टिकल ही होनी चाहिए। तो भाई ठीक है, अब इसकी रैंकाइन थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की। अब किसकी बात करेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर की। थ्योरी कंप्लीट, थ्योरी के हिसाब से ही, एक्चुअली तो थ्योरी क्या कंप्लीट हुई, अब थ्योरी के एजम्पशंस जो है अब हम लोग काम में लेंगे। ठीक है। तो एजम्पशन तो पढ़ लिए, अब काम में लेते हैं। पहले ए पार्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई वही मोर सर्कल पे आ जाते हैं। मोर सर्कल किसके बीच में बनाया था, नॉर्मल, इफेक्टिव नॉर्मल के बीच में और शेयर स्ट्रेंथ के बीच में बनाया था। कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, यहां पर सिग्मा 3 था, ये सिग्मा 1। ठीक है। अब देखो सिग्मा 1, इसमें अपने एक्टिव के केस में सिग्मा 1 कौन होगा, देखो एक चीज सोचो, ये जो है ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, ये अपनी रिटेनिंग वॉल है। ठीक है। अब एक तो वर्टिकल स्ट्रेसेस लग रहा है अपने को पता है, एक क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हो गया। ठीक है। अब मेजर स्ट्रेसेस, मेजर और माइनर स्ट्रेसेस कौन कौन से होंगे, ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो मेजर स्ट्रेस वर्टिकल, जैसे जैसे ये वॉल क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो मैंने क्या बोला, अर्थ प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अर्थ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कौन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जो सिग्मा एच होगा वो अपना क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा एच इक्वल टू किसके बराबर होगा, सिग्मा 3। क्यों, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे जैसे वॉल का मूवमेंट अवे जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगी दीवार, ये पीछे सॉइल को ज्यादा जगह मिल जाएगी, ज्यादा जगह मिलेगी तो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होता है यानी कि स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस होगा, तभी तो रिलैक्स होगा। अगर आप पे ज्यादा तनाव है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा चिंता है, तो आप रिलैक्स महसूस नहीं कर सकते ना। तो वही यहाँ पर है, सॉइल क्या हो गई, फ्री हो गई, तो रिलैक्स हो गई, तो स्ट्रेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा 3 और सिग्मा वी इक्वल टू अपने को पता ही वही गामा जेड। ठीक है। तो सिग्मा वी ये रहे। अब देखो क्या होगा कि अब धीमे धीमे क्या होगा कि जैसे जैसे अभी सॉइल अपने फेल नहीं हुई है, सॉइल क्या अपने फेल नहीं हुई, अभी अपन ऐसे जनरल बनाया और अपन यहाँ पर 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉइल कौन सी है, क्वेश्चनलेस सॉइल है। किसने बोला, रैंकाइन ने बोला। तो 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो सी तो एब्सेंट है, इसलिए मैंने 0 से बना दिया। अब क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ कि अर्थ जैसे वॉल दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है, तो मेरा क्या होगा कि ये मोर सर्कल भी चेंज होता रहेगा। भाई वर्टिकल स्ट्रेस तो उतना ही आ रहा है, तो चेंज होना हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो मेरा क्या होगा, धीमे धीमे ऐसे डायग्राम बनेगा। भाई सिग्मा 3 डैश आ गया, मतलब सिग्मा 3 डैश डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होगा। भाई वर्टिकल तो उतना ही रहना और डिक्रीज हो गया, मान लो ऐसे आके ये इसको टच कर गया। ये क्या, इसको टच कर रहा है, टच करते ही अपने कौन सा आ गया, क्रिटिकल स्टेट में आ गया। और ये तो अपना मोर फेलियर एनवलप है ही, तो क्रिटिकल में आ गया। ठीक है। यहाँ पर अपना क्या क्रिटिकल है, तो इस कंडीशन को हम लोग स्टडी करके क्या बनाएंगे, वही
तो इन बाकी को मैं मिटा देता हूँ, इनको अब मिटा दिया, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ, या फिर आप कहो तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं ऐसे बढ़िया सा। दूसरा कैसे, ये ऐसे, ये फेलियर वाला, ये 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे अपना सिग्मा 1 हो गया, यहाँ पे अपना सिग्मा 3 हो गया, और ये यहाँ पे अपना हो गया टाउ। तो सिग्मा 1 को मैं नाम, और ये हो गया अपना सेंटर, ये O, इसको सेंटर को नाम दे दिया C, ये सिग्मा 3 वाले को A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हो गया अपना D पॉइंट, ये हो गया अपना कौन सा D पॉइंट, ठीक है। और ये इसकी शियर स्ट्रेंथ हो गई कितनी, ये इसका शियर स्ट्रेंथ हो गया टाउ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में रिलेशन। मुझे क्या निकालना है, क्योंकि भाई अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट किस में आएगा, इसी में आएगा। तो जो सिग्मा H होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर सिग्मा 3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला मेरा है, ठीक है। तो अब मैं इसको जब बनाऊंगा आगे धीमे धीमे, तो कैसे बनाऊंगा मैं, इनमें रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करूंगा। एट फेलियर पे जैसे मैंने लिख दिया, फेलियर पे सिग्मा H इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, या सिग्मा 3, और सिग्मा 3 किसके बराबर है, पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर किसके, एट फेलियर पे। फेलियर से पहले नहीं है, फेलियर यानी कि जब ये इसको टच कर रहा है, मोर फेलियर एनवेलप को, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, मोर फेलियर एनवेलप। जब इसको टच कर रहा है तब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस किसके बराबर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के बराबर। तो PA किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि PA सिग्मा 3 के बराबर है। तो इस मोर सर्कल से सिग्मा 3 ये किसके बराबर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ OC माइनस CA। PA किसके बराबर है, OA के बराबर, तो वो किसके बराबर है, OC माइनस CA, ठीक है। अब CA क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, और रेडियस ऑफ मोर सर्कल अपन ने पढ़ी है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 होती है। रेडियस अपन ने पढ़ा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और OC अपन ने पढ़ा है सेंटर ऑफ मोर सर्कल होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, ये अपन ने पढ़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ OC माइनस, फिर भी अगर आपको देखना है तो इसको अगर मैं लिख दूं OC, और AC को क्या लिख सकता हूँ, OC साइन फाई लिख सकता, सॉरी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, AC इक्वल टू क्या है मेरा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, OC साइन फाई हो जाएगा, OC साइन फाई। भाई इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, AC किसके बराबर है, CD के बराबर। देखो AC और CD, AC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या है, ये CB, ये तीनों क्या है, रेडियस के बराबर है। तो मैं OC को क्या लिख सकता हूँ, OC साइन फाई कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। देखो आपको एक एक चीज़ बार बार अब बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाले में नहीं बताऊंगा ये चीज़। तो ये एंगल फाई है, फाई के सामने वाला क्या होता है अपने, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, CD, ठीक है, CD। और हाइपोटेनियस क्या है, मेरे को ये निकालना है OC, CD अपॉन OC इक्वल टू किसके बराबर है, साइन फाई, ठीक है। तो CD इक्वल टू क्या हो गया, OC साइन फाई, OC साइन फाई, और CD मेरा किसके बराबर, AC के बराबर। तो AC इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, OC माइनस OC साइन फाई, OC टेकिंग कॉमन, OC कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन फाई आ गया। अब इसी तरह अगर मेरे को सिग्मा 1 निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा V के बराबर और गामा Z के बराबर, ये तो मेरे को पता है। लेकिन मोर सर्कल में वो क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है मेरा OC प्लस CB, और CB इस हिसाब से कितना आ जाएगा, OC साइन फाई। CB भी तो बराबर है CD, और CB तो बराबर है, तो OC प्लस OC साइन फाई। देखो आपके डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन आया कैसे, थोड़ा छोटा ही है डेरिवेशन, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें OC कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, सिग्मा H अपॉन में सिग्मा V। अब मैं कौन सा केस कर रहा हूँ, एक्टिव वाला, तो मैं इसको बोलूँगा सिग्मा H अपॉन में सिग्मा V, इसको लिख लेता हूँ। OC इंटू 1 माइनस साइन फाई अपॉन में OC इंटू 1 प्लस OC इंटू 1 प्लस साइन फाई। तो OC से OC कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन में 1 प्लस साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। अपन ने देखा था जब शियर स्ट्रेंथ वाला पढ़ा था, तब आया था 1 प्लस साइन फाई अपॉन में 1 माइनस साइन फाई, तब मैंने लिखा था tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो अब उल्टा है, इंटरचेंज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। और यही मेरा, इसी को मैं क्या बोलूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। ये एक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर किसके बराबर है, KA मेरा किसके बराबर आया,
भाई हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल तो अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव स्टेट में, तो क्या आ जाएगा, के ए लिख दिया और किसके बराबर है, टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2। और मैंने आपको वहां पे लिखाया था कि टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 क्या होता है, n5। तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं इनको रफ कर देता हूं, तो मेरा के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin5। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, के इक्वल टू 1 में sin n5। ठीक है, ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। n5 आप लोग बोलोगे क्या है, कि ये है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। ये कब पढ़ेंगे हम लोग, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अपना बियरिंग कैपेसिटी वाला चैप्टर, तब फुटिंग वाला, तब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, के इक्वल टू क्या हो गया, 1 में n5। अब ये तो हो गया एक्टिव का केस। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव में बस आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर निकालना था। एक्टिव के केस में के ए की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने ये सारा ड्रामा करा। अब हम लोग ऐसे कैसे के ए अब निकालेंगे के पी की वैल्यू। अब किसकी निकालेंगे, के पी की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बी केस पैसिव अर्थ प्रेशर, और इसके कोएफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के पी, और एक्टिव में करते हैं अपन के ए से। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। अब इस डायग्राम को अपन मिटा देते हैं। तो अब देखो, अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि जैसे जैसे अब क्या हो रहा है कि दीवार का मूवमेंट क्या रहा है, बैकफिल की तरफ जा रहा है, इधर बैकफिल है, दीवार भी उधर उधर जा रही है, तो अर्थ प्रेशर क्या अपन ने देखा था, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इंक्रीज कौन हो रहा है, इंक्रीज कौन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो ज्यादा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, एक कंडीशन ऐसा आएगा, ज्यादा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला किससे, अपने वर्टिकल से। तो सिग्मा एच जो सिग्मा वी जो होगा इसमें सिग्मा 3 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग गामा जेड के बराबर लिखेंगे। और सिग्मा 1 यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, अपना हो जाएगा पीपी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, पीपी के बराबर। कैसे हुआ, देखो जैसे जैसे मेरा बैकफिल जो है मतलब बैकफिल की तरफ जा रही है, वॉल का मूवमेंट बैकफिल की तरफ है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक टाइम इतना बढ़ गया कि वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, तभी तो फेलियर होगा। अगर वो मेजर से कम रहेगा तो अपना पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा ही नहीं। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, धीमे धीमे फेलियर होगा। यानी कि पहले अपन ने ये बनाया सिग्मा 3 सिग्मा 1, अब धीमे धीमे क्या, सिग्मा 3 तो उतना ही रहना है, अब कौन बढ़ेगा, सिग्मा 1 ऐसे हुआ, फिर धीमे धीमे ऐसे हुआ, फिर धीमे धीमे एक कंडीशन ऐसा आया, उसको टच कर गया। तो वो जो टच करा वो वाला ही मान लो ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो अर्थ प्रेशर धीमे धीमे बढ़ रहा है, बढ़ेगा कौन, मेजर वाला। उसमें कौन बढ़ा, माइनर वाला। इसमें कौन बढ़ेगा, मेजर वाला। क्यों, तो मेजर क्यों बढ़ रहा है, मेजर कैसे हो गया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अर्थ प्रेशर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको वर्टिकल वाले को ओवरकम कर देगा। वर्टिकल वाले को ओवरकम कैसे करा, देखो जैसे ये वॉल है, इस वॉल का मूवमेंट किधर जा रहा है, वॉल का मूवमेंट जा रहा है इस तरफ। तो ये यहाँ पर जो सॉइल होगी, ये सॉइल का मूवमेंट भी तो धीमे धीमे ऊपर की तरफ होएगा। तो हो सकता है कि सॉइल ऐसे हो जाए, तो हो सकता है अपनी सॉइल क्या हो जाए, ऐसे ऊपर पहुंच जाए, ग्राउंड लेवल से ऊपर। और अगर सॉइल ग्राउंड लेवल से ऊपर कब पहुंचेगी, जब नीचे से प्रेशर ज्यादा आएगा या साइड से प्रेशर ज्यादा आएगा, साइड से ज्यादा दबाएंगे तभी तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये वर्टिकल वाला ज्यादा होता तो सॉइल कभी अपने लेवल से ऊपर बढ़ती नहीं। हॉरिजॉन्टल ज्यादा है वर्टिकल से, तभी तो ऊपर बढ़ गई सॉइल, अदरवाइज तो नीचे आती है। अगर वर्टिकल ज्यादा होता हॉरिजॉन्टल तो सॉइल हमेशा नीचे आएगी। सॉइल का लेवल ऊपर कैसे हो गया, ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि हमने साइड से ज्यादा दबा दिया। यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और एक्टिव अर्थ प्रेशर और जो अपना सिग्मा वी या सिग्मा 3 जो होगा वो गामा जेड हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो एट फेलियर सिग्मा एच इक्वल टू किसके बराबर है, सिग्मा 1, इसको नाम दे दिया पीपी। देखो मैं मिटा इसलिए नहीं रहा इसको, उसी में समझाता हूं आपको। तो पीपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो पी ठीक है। अब एट फेलियर सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा 1 है, तो इसको मान लो नाम दे दिया सिग्मा एच, ये हो गया अपना सिग्मा 1, और किसके बराबर हो गया, पीपी के बराबर, यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर के बराबर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे सिग्मा 1 किसके बराबर, अपन ने क्या देखा भाई, सिग्मा 1 ये है, बढ़ता बढ़ता वो हो गया। तो ओसी प्लस सी बी, बाकी पूरा पैटर्न सेम है, बस फर्क क्या आया कि हमने इंटरचेंज कर दिया उन दोनों को, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए।
बस ये ध्यान रखना था। माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो गए, इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि पिछली बार सॉइल का लेवल डिक्रीज हो रहा था वॉल का मूवमेंट अवे होने की वजह से, इस बार सॉइल का लेवल इंक्रीज हो रहा है वॉल का मूवमेंट टूवर्ड्स होने की वजह से, तो ये सारा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, के पी, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सिग्मा एच ये वाला है तो ओ सी इंटू 1 प्लस साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव, तो ओ सी से ओ सी कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, तो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 n5 के बराबर होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर Kp के बराबर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, Kp की वैल्यू क्या होती है, Kp इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव, और Ka की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई परीक्षा में फटाफट याद कैसे रखें, तो आपको याद यही रखना है P बाद में आता है, A पहले आता है, जो बाद में आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है ज्यादा। जैसे P कौन से नंबर पर आ रहा है 16वें नंबर पर आ रहा है डिजिट में, और A पहले पे आ रहा है, तो यानी कि 16 ज्यादा 1 से, तो पैसिव अर्थ प्रेशर भी क्या होगा आपका एक्टिव से ज्यादा। तो कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि भाई इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों कांस्टेंट Ka और Kp का अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरा क्या आंसर आएगा। क्या कह रहा है, पूछ लेता है Ka और Kp का मल्टीप्लाई कराऊं, तो अपन को पता है Ka इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन में n5, और Kp क्या होता है n5 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो ऑलवेज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। अगर n5 से याद नहीं रखना तो Ka क्या था 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव, और Kp क्या था 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव, तो मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ Ka और Kp दोनों मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है 1 के बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1 होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड केसेस पढ़ेंगे। भाई देखो ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना हमेशा लगभग स्टैंडर्ड केसेस आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। जो मैंने केस करा दिया अगर उससे बाहर आ जाए ना तो आप कहे जो करने को तैयार है। अर्थ प्रेशर में देखो, मैं जब भी बोलता हूँ ना कोई चीज़ कि भाई अपने पढ़ाई से बाहर नहीं आना है, इसका मतलब नहीं आना है, ये गारंटी अपनी। 6 साल से पढ़ा रहे हैं भाई जियोटेक, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, गारंटी इससे बाहर नहीं आना। क्योंकि देखो क्वेश्चन वही है, वही घूम फिर के आना है, और वो सारी चीजें अपने यहाँ पर कवर होगी। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड केसेस, स्टैंडर्ड केसेस बात कर लेते हैं। अपन कैलकुलेशन करेंगे दोनों की, कैलकुलेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। किसके हिसाब से, रैंकाइन के हिसाब से कर रहे हैं। इट मीन्स कोहेशन लेस सॉइल, लिख देता हूँ फिर भी, कोहेशन लेस सॉइल्स के लिए, यानी कि सैंड और ग्रेवल्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले केस सॉइल इज क्या है, सॉइल क्या है इज ड्राई है। अगर सॉइल ड्राई है, वही अपनी ये रिटर्निंग वॉल है, ठीक है, मान लो ये कोई हाइट z है और ये टोटल हाइट अपनी है h। तो अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो जैसे हमने एट रेस्ट में बनाया था, तो क्या बनाया था Ka गामा h, Ka गामा h, और अगर Kp की टर्म में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा Kp गामा h। अब एक चीज आपको पता चल गई, चाहे मैं एट रेस्ट की बात करूं, चाहे मैं एक्टिव की बात करूं, चाहे मैं पैसिव की बात करूं, मेरे फर्क किस में आ रहा है, सिर्फ कोएफिशिएंट में। कहीं पे K0 आ जाएगा, कहीं पे Ka, कहीं पे Kp आ जाएगा। तो मैं अपन अभी एक डिस्कस कर लेंगे, दूसरा उसका आंसर क्या होगा एज इट इज सेम आ जाएगा, बस Ka की जगह क्या फर्क आ जाएगा Kp का। तो अपन बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव की, क्योंकि एट रेस्ट के लिए तो इसने दिया नहीं। एट रेस्ट के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसने बोला प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, रैंकाइन ने क्या बोला कि सॉइल किस्म होगी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, और एट रेस्ट वाला किस्म होता है इलास्टिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अब अगर मेरे को Pa निकालना है, यानी कि टोटल अर्थ प्रेशर, तो क्या होगा हाफ ऑफ Ka गामा h का स्क्वायर, और अगर Pp निकालना हो तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ Kp गामा h स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस देखो, स्टैंडर्ड केस इसलिए करा रहे हैं बाकी ताकि आपको याद कर लेना ये सारे केस। दूसरा केस है सॉइल इज सबमर्ज्ड, सॉइल क्या है अब सबमर्ज्ड है। अब सबमर्ज्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अपने पानी का भी मामला आ जाएगा। तो बार बार अब मैं रिटेनिंग वॉल नहीं बना रहा, तो ये क्या आ जाएगा Ka गामा डैश इंटू h, और अब सबमर्ज्ड है यानी कि पानी जो है इसी डायग्राम में यहीं से ऊपर से है सबमर्ज्ड, ठीक है। और दूसरा केस अपना आ जाएगा वाटर का। तो वाटर के लिए तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर लेते नहीं, क्यों, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाटर क्या होती है 0।
शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाटर 0 होती है, या हम लोग कह सकते हैं फाई क्या होता है 0। अगर फाई 0 होगा तो के ए और के पी, के में क्या होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन में 1 प्लस साइन फाई। अब इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो साइन फाई की वैल्यू साइन 0 0 होता है, तो ये के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और के पी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो अर्थ वाटर के लिए अपन ने देख लिया के ए और के पी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर के ए और के पी लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच के बराबर। तो इन दोनों को सम कर देंगे, ये हो जाएगा पी ए 1 और ये हो जाएगा पी ए 2। तो पी टोटल पी ए क्या हो जाएगा सम ऑफ पी ए 1 प्लस पी ए 2। तो पी ए 1 कितना हो जाएगा हाफ ऑफ के ए गामा डैश एच स्क्वायर प्लस पी ए 2 क्या हो जाएगा हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। बस के ए कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को नहीं लिखना है। अब ऐसे कैसे पैसिव वाले में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के पी गामा डैश एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, बस सेम ही है, के ए की जगह क्या आ जाएगा के पी आ जाएगा। नेक्स्ट केस है, अब वाटर टेबल को हम लोग क्या कराते हैं इसमें बीच में कहीं डाल देते हैं, वाटर टेबल को क्या करते हैं इसको कहीं बीच में डाल देते हैं। वाटर टेबल केस थर्ड जो है, तो वाटर टेबल है इज एट डेप्थ h1 फ्रॉम टॉप से मान लेते हैं वाटर टेबल क्या है h1 पे। अब देखो ये अपनी रिटेनिंग वॉल थी, ठीक है, ये हाइट अपनी h1 है। अब वाटर टेबल क्या है यहां पर टोटल हाइट अभी भी वही h है। फोन आ रहा है। अब ये है h1 और ये है टोटल हाइट h जहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और ये क्या है वहां तक। अब तो जो सॉइल होगी अपन लोग, मैंने पहले शुरुआत में अपने क्या बोला परमेबिलिटी वाले चैप्टर में बात करी थी, जब तक कैपिलरी की बात ना करे, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस वाले, जब तक उसकी कैपिलरी की बात ना करे कैपिलरी होना नहीं। तो अपने ये वाली सॉइल में तो क्या आ जाएगा गामा आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा गामा डैश, यानी कि सॉइल का यूनिट वेट अब क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो अपने जो डायग्राम बनेगा वो भी ऐसा बनेगा, यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा के ए गामा एच 1 और इसके नीचे, अब जैसे अपन ने पढ़ा था इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में, अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये अपना सरचार्ज की तरह था, ये तो एज इट इज आ गया। अब जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इस सेकंड वाले की वजह से, यानी कि इस हाइट को मान लो मैंने h2 बोल दिया, इस हाइट को मैंने क्या बोल दिया h2, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा के ए गामा h2, के ए गामा h2। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सॉइल क्या अभी सॉइल चेंज नहीं हुई, सिर्फ वाटर टेबल की कंडीशन चेंज हुई, सॉइल सेम है तो अपना अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट भी क्या रहेगा सेम। और अगर पानी वाले की बात करूं तो यहां तक तो कुछ होगा नहीं, यहां से क्या आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू h2। तो ये हो गया PA1, इसको नाम दे दिया PA2, ये PA3 और ये हो जाएगा PA4। पैसिव में सेम टू सेम, पैसिव में क्या हो जाएगा के की जगह KP आ जाएगा, के की जगह KP आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं एक ही केस करूंगा, दूसरा केस क्या होगा उसका रेप्लिका होगा, बस के की जगह KP आ जाएगा। तो देखो अब मुझे क्या निकालना, PA1 कितना हो जाएगा, PA1 इजिकल टू हाफ ऑफ के गामा H1 का स्क्वायर, ठीक है। PA2 क्या हो जाएगा भाई, अपने जब इसका ट्रायंगल का एरिया ले रहे थे तो अब इसका एरिया ले लेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये क्या है रेक्टेंगल है, तो ये वाला तो क्या है के गामा H1 और ये क्या H2, तो इसका हो जाएगा के गामा H1 इंटू H2। बस इसीलिए स्टैंडर्ड केसेस कराते हैं कि जो भी आपका वेरिएशन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। PA3 क्या हो जाएगा, PA3 वापस अपना ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ के गामा H2 का स्क्वायर, और PA4 कितना हो जाएगा हाफ ऑफ गामा W इंटू H2 का स्क्वायर। ऐसे कैसे पैसिव वाला हो जाएगा। अब कोई बोल दे कि ये जो इतना भी अर्थ प्रेशर लग रहा है चारों की वजह से, तो उसका लोकेशन कहाँ होगा, तो पहले तो देख लेते हैं टोटल अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3, यानी कि चारों का सम हो जाएगा प्लस PA4, ठीक है। अब लोकेशन, तो लोकेशन के लिए मेरे को चारों की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अलग अलग आएगा, तो Z1 पहले वाले का Z1 कहाँ पे आएगा, Z1 आएगा भाई साहब नीचे से अगर मैं कंसीडर करूं तो इतनी हाइट प्लस इसका 1/3, यानी कि H2 प्लस H1/3, कोई दिक्कत नहीं। Z2 क्या आएगा, अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है मिड हाइट पे, तो H2/2। Z3 क्या हो जाएगा
H2/3 और Z4 भी क्या हो जाएगा H2/3। अब अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका निकालना है तो Z बार कैसे आ जाएगा, Z बार कैसे आ जाएगा, PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 इंटू Z2 प्लस PA3 इंटू Z3। ये देखो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड वाले चैप्टर में सोम में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और करा देता हूँ ताकि आपको वो लेक्चर देखना ना पड़े। अगर किसी को समझ में ये चीज़ याद नहीं है तो उसको यहाँ से याद आ जाएगी, अगर समझ में नहीं आया हुआ तो आप सोम वाला जाके लेक्चर देखो सेंट्रॉइड वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कंप्लीट PA। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा इसका। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, फॉर्मूला नहीं पूछेंगे आपसे वैल्यू निकालने को बोल देगा, तो छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐसे ही मजाक में नहीं निकलवा रहा कि वैल्यू आती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब केस फोर्थ, अब देखो हमने ड्राई का पढ़ लिया, सबमर्ज्ड का पढ़ लिया, वाटर टेबल हमने बीच में भी ला के पढ़ लिया, यानी कि आधी सॉइल ड्राई है आधी सॉइल सबमर्ज्ड है। अब अगर मेरी सॉइल भी दोनों अलग अलग हो गई तो देख लेते हैं भाई, दो डिफरेंट सॉइल्स हैं। ठीक है, केस फोर्थ क्या है मेरा, बैकफिल क्या है मेरी, बैकफिल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट सॉइल। ठीक है भाई, अगर अलग अलग सॉइल होगी तो फाई भी क्या होगा अलग अलग, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फाई डिफरेंट होगा दोनों सॉइल का। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो दो सॉइल का सेम हो नहीं सकता, मे भी हो सकता है पर अपने यहाँ पर क्या है अलग अलग है। हो सकता है सेम का ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अपने यहाँ पर क्या है अलग अलग है। अगर सेम होगा तो अभी जैसे वाला ही बन जाएगा। तो पहला अपन लेते हैं फॉर एक्टिव के कंसिडर। अब इसमें एक्टिव और पैसिव का अलग अलग आएगा। अब एक्टिव में मान लो ये जो सॉइल है ये वही H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, यहाँ पर फाई 1 है, यहाँ पर मान लो फाई 2 है। तो पहला केस मान लो फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2। अब फाई 1 क्या है ग्रेटर देन फाई 2, तो अपने को Ka का फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन में 1 प्लस साइन फाई। ठीक है भाई, और जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन क्या होगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइन बढ़ता जाएगा। तो Ka क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी साइन फाई क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो 1 माइनस कोई भी बड़ी हुई चीज और छोटी होती जाएगी, तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा तो Ka क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर फाई डिक्रीज होगा तो Ka क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कोई भी दो फाई की वैल्यू जैसे 30 और 45, 30 और 60, 45, 60 कोई भी दो वैल्यू फाई की पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा जो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए Ka कम आएगा कम वाले के कंपैरिजन। यानी कि अगर फाई 1 मेरा फाई 2 से ज्यादा है, फाई 1 ज्यादा है फाई 2 से, इसका मतलब क्या है Ka1 जो है वो क्या आएगा लेस आएगा Ka2 के कंपैरिजन में, वो क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। ठीक है, यही मेरे को यहां पर बताना था, इसीलिए मैंने सॉइल क्या ली डिफरेंट ली। ठीक है, तो अगर सॉइल डिफरेंट ली फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2 आ गया तो Ka1 ग्रेटर लेस देन Ka2। तो अब मेरा डायग्राम कैसा बनेगा, इसी डायग्राम भाई देखो H1 हाइट यहां तक, तो H1 हाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पानी का कंसिडर नहीं कर रहे ना बार बार अलग अलग चीज। तो ये क्या हो जाएगा Ka1, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये क्या हो जाएगा Ka1 गामा सेम है ना, गामा अपन क्या मान रहे सेम मान रहे, गामा चेंज नहीं है, यहां लिख लेता हूं गामा सेम है। देखो गामा सेम इसलिए मान रहे कि हर चीज अलग अलग मान ली तो जो मैं डायग्राम बनवाना चाहता हूं वो डायग्राम नहीं आएगा, फिर उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गामा सेम है अपना, तो Ka गामा H1 आ गया। ठीक है, अब नीचे जब आएगा तो इसके लिए तो ये क्या किसका काम करेगा अपने सरचार्ज का, और जब भी ऐसा सरचार्ज का केस आएगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा ये एज इट इज नीचे आएगा, ये एज इट इज नीचे आएगा। मैं क्या बना रहा था अभी तक, तो मैं ऐसे बना रहा था, अभी तक मैं क्या बना रहा था ऐसे बना रहा था पूरा रेक्टेंगल, लेकिन अब आप ध्यान दोगे कि मेरा पूरा का पूरा रेक्टेंगल नहीं आएगा। अब क्या मेरा पूरा पूरा रेक्टेंगल उसके बराबर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि फाई 1 जो है फाई 2 से बड़ा है, तो Ka1 क्या आएगा Ka2 से कम,
Ka2 से कम आएगा तो यहाँ पर जो आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आता था Ka, अब इस सॉइल के लिए बात करूंगा तो कोएफिशिएंट किसका आ जाएगा, फाई इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गया तो कोएफिशिएंट भी 2 वाला आएगा। तो यहाँ पर ऊपर तक 1 आएगा, नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट 2 इसके लिए लगेगा तो Ka2 गामा H1, बाकी तो पूरा सेम है भाई। गामा H1 तो सरचार्ज है, तो सरचार्ज एज इट इज आ गया। उस सरचार्ज का जो अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट हो जाएगा वो उस सॉइल का लगेगा। अभी तक इस सॉइल के लिए बात कर रहे थे तो इसका लेंगे, इस सॉइल के केस में आ जाएंगे तो इसका ले लेंगे। हाँ, वेट इसी की वजह से, सरचार्ज की वजह से जो कोएफिशिएंट लगेगा वो तो उस सॉइल की वजह से लगेगा। इसको तो अब ये क्या हो गया, इट विल एक्ट एज अ सरचार्ज ओवर हियर। तो अब ये देखो Ka2 बड़ा है Ka1 से, तो ये जो एक्चुअल लाइन आएगी ना वो ये आएगी ब्लू वाली। एक्चुअल लाइन क्या आएगी, ब्लू वाली। क्यों? क्योंकि Ka1 और Ka2 में बड़ा कौन है, Ka2, तो ये ब्लैक वाली लाइन आएगी नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ये इतना ज्यादा आ जाएगा। अब अगर मेरे को इस नेक्स्ट वाली इस सॉइल की वजह से बनाना, भाई इसका तो काम खत्म हो गया। अब मैं अगर इसकी वजह से बनाऊंगा तो ये ऐसे हो गया, ये Ka2 गामा H2 हो गया, सिंपल। तो चीज क्या थी, मेरे को ये बताना था ये एक्स्ट्रा हो जाएगा किसकी वजह से, क्योंकि अब ये Ka2 जो है Ka1 के कंपैरिजन में ज्यादा। अब लोग क्या होता है, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, यहाँ पे भी वो क्या ले लेते हैं Ka1, तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर यहाँ पर इस सॉइल की वजह से जो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांटेक्ट में कौन सी सॉइल है, ये वाली का तो काम खत्म, ये वाली का तो यहाँ पे। अब ये इट विल एक्ट एज अ सरचार्ज, और सरचार्ज जैसे मान लो मैं इसका अगर मान लेता Q है, अगर ये Q है तब भी मेरा क्या आता, ये Ka2 इंटू Q हो जाता, Ka2 Q हो जाता। क्योंकि देखो आप अगर दो सॉइल मानो ही मत, आप मानो कि ये एक सॉइल है कोई जिसका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है और इसके ऊपर एक लोड लग रहा है Q, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है Q। तो अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस में कैसे बनाया था कि भाई Q तो ऐसे एज इट इज आएगा ये, और दूसरा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये मान लो गामा H आया, मान लो ये आया गामा H। तो इसको अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना होगा, ये तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को अर्थ प्रेशर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये लो Ka और ये लो Ka, तो भाई वर्टिकल था ये Q, तो इसको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर दिया Ka। तो देखो अब यहाँ पर सॉइल था, उसका फाई यहाँ पे लगा तो उसकी वजह से अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट आ गया, तो यहाँ पर भी तो इस सॉइल की वजह से लगेगा, इसकी वजह से क्यों लगेगा, ये तो सरचार्ज हो गया। तो दिक्कत यही आती है। तो ये डायग्राम बनेगा, एक्चुअल डायग्राम। कभी कभी वो ये दे देता है सिंपल, बोल देगा φ1 इज ग्रेटर देन φ2। अब अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट का या अर्थ प्रेशर का डायग्राम बनाओ, तब ये बनेगा। जब भी φ1 इज ग्रेटर देन φ2 एक्टिव के केस में ये बनेगा। अब मान लो φ1 इज लेस देन φ2, सेकेंड केस है φ1 इज लेस देन φ2, तो अब क्या हो जाएगा, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो अब ये डायग्राम, अब ये वाला डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन पेन कहाँ गया भाई साहब, चलो लाल से बना दे। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब Ka2 कम है, ये देखो ये पहले भी एक्चुअली तो यहाँ पहुँचना चाहिए था, अगर सेम होता अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट तो यहाँ पर होता, अगर ये सेम नहीं है इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा कि रहेगा तो यही Ka2 गामा H1। तो ये आप लोग इसको डिफरेंशिएट, एक ही डायग्राम चाहो तो एक बना लो, चाहे तो दो बना लो। तो ब्लू वाला तो कब है, ब्लू वाला तब है जब φ1 इज ग्रेटर देन φ2, और रेड वाला तब है जब φ2 इज ग्रेटर देन φ1। बस ये बनवाना था मेरे को, बाकी चीजें तो सेम रहेगी, बाकी चीजों में कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मैं पैसिव की बात करूं, अब मैं पैसिव की बात कर रहा हूं। पैसिव में, पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है, केपी का फॉर्मूला होता है 1 + sin φ / 1 - sin φ। ठीक है भाई। अब जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज हुआ साइन फाई भी इंक्रीज होगा, साइन फाई इंक्रीज होगा तो 1 + sin φ भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा मेरे पास केपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि अपने को ये भी तो पता है भाई Ka × Kp = 1 होता है। तो Ka दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, Kp बढ़ेगा तो Ka कम होगा। तो φ1 जब ज्यादा था तो Ka1 कम था। तो Kp के केस में क्या हो जाएगा, जब φ1 ज्यादा होगा तो Kp1 ही ज्यादा होगा, Kp1 इज ग्रेटर देन Kp2। ठीक है, तो Kp1 इज ग्रेटर देन Kp2। तो अब इस डायग्राम में पैसिव के लिए जो एक्टिव में जो था उसका उल्टा, यानी कि एक्टिव में जो था उसका उल्टा, यानी कि कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा Kp गामा, इसको इधर साइड में बना लेते हैं, ये हो जाएगा Kp गामा H1। ठीक है,
सॉरी Kp1 गामा H1। अब Kp1 बड़ा है भाई, जब φ1 बड़ा है तो कौन बड़ा है? Kp1। तो अब कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा ऐसा। तो सॉरी Kp1 बड़ा है तो Kp2 तो क्या होगा? छोटा। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा? ऐसा, Kp2 गामा H1, और फिर ऐसा आ जाएगा Kp2 गामा H2। ठीक है। और अगर φ1 जो है लेस देन φ2 है तो अब डायग्राम कैसा हो जाएगा? अब डायग्राम हो जाएगा भाई साहब ऐसा, और ये लाल वाला ऐसा, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना हो जाएगा? Kp2 गामा H1, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? Kp2 गामा H2। ठीक है ना। जब देखो बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, यहाँ पे 2 ले रहा है तो यहाँ पे भी 2 ले लेता है। तो बस इसको आपको ध्यान क्या रखना, जब भी डिफरेंट सॉइल होगा, यानी कि जब फाइट डिफरेंट होगा सॉइल का, तो ऊपर वाली हमेशा नीचे वाली लेयर के लिए विल एक्ट एज अ सरचार्ज। तो अगर सरचार्ज मान लिया तो आपका कोई गलती ही नहीं होगा। ठीक है, तो सरचार्ज मान के करना है। तो जब φ1 इज लेस देन φ2 तो Kp1 विल ऑल्सो बी लेस देन Kp2। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज था। अब देखो, अब ये चीज हो गया, डायग्राम बन गए। अब मैं आपको बनाता हूं नेक्स्ट जो केस है, 5th केस। बेटा ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट था, 4th वाला केस। इसमें अक्सर गलतियां होती है, और एसएससी जब क्वेश्चन देता है ना, ऐसे ही देता है, या तो वो देता है कोएसिव सॉइल पे, और कोएसिव लेस पे देगा ना तो इतना सरल नहीं देता आजकल। पहले की बातें पुरानी हो गई, वो बातें छोड़ दो, पुरानी बातों को। ठीक है ना, छोड़ो वो पुरानी बातें, नई बातें करो, और नई बातें यही है। अब अभी तक सरचार्ज नहीं लिया, अब अपन ले लेते हैं बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज। बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, बस थोड़ा सा और है, 2 केस और है, उसके बाद अपन खत्म करते हैं। इन पे क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने फॉर्मूले तो अपने को ध्यान रखने। सॉरी, यूनिफॉर्म सरचार्ज वाला अब पहले बताना था, लेकिन अब लेट हो गया, मतलब उसके बाद बता रहा हूँ। ये अपनी है, इस पर क्यों लग रहा है, ठीक है, और ये इसका वही है ही, तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? ऐसा, अभी अपन ने डिस्कस करा। तो ये हो जाएगा K-A-Q, और ये हो जाएगा K गामा H। सिंपल है ना। तो ये अभी अपन ने देख लिया। तो इसको कर देते हैं अब सरचार्ज की जगह स्लोपिंग, बैकफिल विथ स्लोपिंग सरचार्ज, बैकफिल विथ स्लोपिंग सरचार्ज। ठीक है भाई, स्लोपिंग सरचार्ज यानी कि ये तो है, अब ये ऐसा है, कोई एंगल बना रहा है बीटा, स्लोप आ रहा है सरचार्ज का। ठीक है, अब कोई एंगल बीटा बनाएगा तो ये जो है ये, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्लाइंड हो जाएंगे। वो कोफिशिएंट्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्लाइंड हो जाएंगे। या हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको इंक्लाइंड बना लो। पूरा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम अब कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो ये तो हो गया अपना सिग्मा वी, ये हो गया सिग्मा वी, ये हो गया अपना सिग्मा एच, ये हो गया अपना सिग्मा एच। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे? बीटा एंगल पे बन रहा है। तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट पी ए क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल्स टू, भाई पी ए तो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? इसको कन्वर्ट कर दो सिग्मा एच इंटू कॉस बीटा, भाई एंगल के साथ वाला बीटा, तो वो कितना हो जाएगा? के ए गामा जेड कॉस बीटा। और इसी प्रकार पी पी भी तो वही हो जाएगा, के पी गामा जेड इंटू कॉस बीटा। ये आपको ध्यान रखना है। पर इसमें लोचा क्या होता है? ये स्मॉल है ना, कैपिटल पी ए क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ के ए गामा जेड स्क्वायर इंटू कॉस बीटा, और पी पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के ए गामा जेड स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। अब आप लोग बोलोगे सर ये कभी तो आप लिख रहे हो छोटा, कभी लिख रहे हो बड़ा। स्मॉल पी ए का मतलब क्या है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये वाली वैल्यू स्मॉल पी ए है, और अगर इस पूरे की बात करूंगा तो वो क्या हो? कैपिटल पी ए हो जाएगा। ठीक है, और एक पैसिव की बात करूंगा तो स्मॉल पी पी और कैपिटल पी पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है? के ए और के पी की वैल्यू
वो चेंज हो जाती है। तो के ए और के पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, अपने पास आती है कॉस बीटा। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ब्रैकेट में कॉस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर केपी की वैल्यू, तो के और केपी तो 1 आना चाहिए, तो कॉस बीटा इंटू, बस ये उल्टे हो जाएंगे माइनस प्लस, कॉस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो के और के पी का 1 आएगा ही नहीं, तो सही बात है, यहाँ पर के और के पी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, बाकी तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये दो आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जब भी सरचार्ज, स्लोपिंग सरचार्ज होगा, के और के पी किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, मल्टीप्लीकेशन दोनों का। ठीक है, तो ये था अपने। अब 2 स्टैंडर्ड केस और बच गए, उन पे चांस तो कम है लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो स्टैंडर्ड केस नंबर 6, अब अपना बैक जो है इंक्लाइंड बैक आ जाए, इंक्लाइंड बैक विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज या हॉरिजॉन्टल बैक फिल, हॉरिजॉन्टल बैकफिल, यानी कि ये जो दीवार थी अभी तक अपने जो ऐसी आ रही थी, अब क्या है, दीवार ऐसी है, यानी कि अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, रैंकाइन की थ्योरी को ही चेंज कर रहे हैं। अब ये वाला जो केस है ना, मैं रैंकाइन की थ्योरी में तो क्या था, वर्टिकल थी, अब मैंने बैक ये ली है, तो अब मेरे क्या है, दीवार कैसी है, ये है पूरी दीवार, ठीक है ना। अब अगर मेरी ये है पूरी दीवार, तो क्या होगा, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये डायग्राम अलग, अब ये अलग आ रहा है, पूरा ये अलग आ रहा है, तो इसके ऊपर एक तो इसकी वजह से क्या लगेगा, डब्लू, ये हॉरिजॉन्टल पी ए या पी पी दोनों में से कोई, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, कैपिटल पी ए और पी पी, ठीक है। इनको अपन सिग्मा एच बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, या फिर चलो इनको तो वही रहने दो, फिर आप कंफ्यूज हो, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको पी ए और पी पी, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, अगर पी पी होगा तो पी पी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी पी स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर करते हैं ना अपन, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो पी ए या पी पी कैसा आ जाएगा, के ए गामा एच स्क्वायर हाफ ऑफ, या फिर हाफ ऑफ के पी गामा एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ये मान लो बीटा है, ये मान लो बीटा है, तो पी बीटा तो पिछली बार ले लिया, तो इस बार अल्फा ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अल्फा ले लिया, तो पी कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, पी कॉस अल्फा इक्वल टू पी ए या पी पी के बराबर, और पी कॉस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो अगर मेरे को निकालना हो टेन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में पी ए या फिर पी पी, ये था। अब इसके बाद लास्ट केस है, अब इस बार क्या है, इसी के अंदर देखो ये सरचार्ज एंगल आ रहा है बीटा, यानी कि वॉल भी इंक्लाइंड है और सरचार्ज भी मेरा है इंक्लाइंड, तो भाई साहब कुछ नए टर्म्स आ जाएंगे। तो नए टर्म्स क्या आएगा, ये तो था ही पी, अब ये जो ये आ गया, ये अल्फा था ही, ठीक है। अब ये तो इसको मान लेते हैं बीटा, ये अपना अल्फा हो गया, तो ये क्या था, पी ए या पी पी, और इसको नाम दे देते हैं पी डैश, इसको नाम दे देते हैं अपन पी डैश। तो देखो अब नहीं, अल्फा तो ये है, ये इसकी वजह से और ये इसकी वजह से, ठीक है ना। तो पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डैश कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए और पी डैश साइन बीटा
इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस पी कॉस अल्फा, W प्लस पी कॉस अल्फा के बराबर। बस ये इसमें ध्यान रखना था। P साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस पी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये फर्क आना है। तो इसके साथ ही अपना ये पूरा हो गया। अगर एंगल निकालना हो तो एंगल अपन tan के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो ये थे 8 या 7 स्टैंडर्ड केसेस। तो ये अपन ने कर लिया अर्थ प्रेशर। इसके बाद अपना जो बचता है, क्या बचता है, कोएसिव सॉइल्स के लिए कैसा होता है अर्थ प्रेशर। अपन ने कोएशनलेस के लिए देख लिया, तो कोएसिव के लिए अलग थ्योरी है, रैंकाइन नहीं थी, वो वहाँ पर आ जाएगा कुलम्ब्स वेज थ्योरी। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.